नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ यारो के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं। और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स 2023-2024 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हमारा टेस्ट नंबर 10 होने वाला है। 200 नंबर का ये टेस्ट है। सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एक बार उनको पढ़ लीजिए। टेस्ट शुरू होने से पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन, वनों पर बढ़ते हुए ब्रिटिश नियंत्रण के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है, करेक्ट बताना है। चेचू ट्राइबल्स जो थे, उन्होंने 1920 के दशक में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से वन सत्याग्रह की शुरुआत की थी। खारवाड़ आदिवासियों ने 1930 के दशक में बिहार के पलामू से वन सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो ये सत्याग्रह जो फॉरेस्ट सत्याग्रह रहे हैं, उनके बारे में सवाल है, सही बताइए। दोनों आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये ट्राइबल्स कहाँ के हैं, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। सेकंड देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील, मेजर लेक्स ऑफ यूपी, मैच कीजिए। तो शेखा लेक कहां पे है? शेखा है आपकी अलीगढ़ में। चित्तौड़ी है आपकी, चित्तौड़ा या चित्तौड़ी बहराइच में। सुरहा ताल है आपकी बलिया में, और फुलहर है आपकी पीलीभीत में। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। थर्ड देखेंगे, असर्शन रीजन, अभिकथन और कारण।
1742 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई थी। 1742 के बाद फ्रांसीसियों ने साम्राज्यवाद के विस्तार के रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। उनका गोल था एक्सटेंशन ऑफ इंपीरियलिज्म। करेक्ट बताइए। तो दोनों ही सही हैं और ये इसका सही रीजन भी है। हुआ क्या था, 1742 तक जो फ्रेंच थे उनका मेन उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन 1742 के बाद जब डुप्ले की नियुक्ति होती है तो इन्होंने बिल्कुल एक अलग नीति अपना ली थी साम्राज्यवाद की, और इन्होंने अपना लक्ष्य ही ये निर्धारित कर लिया था कि हम इसको फैलाएंगे। कौन सा हिंदुस्तानी राग शीतकालीन ऋतु में सायंकाल में गाया जाता है? इवनिंग में, विंटर सीजन में, इनमें से कौन सा गाया जाता है देखेंगे। तो ये श्री राग गाया जाता है। भैरव राग आपका जो है ये डॉन के वक्त, भोर समझते हैं, अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम गाया जाता है और इसका कोई भी सीजन हो सकता है। हिंडोल आपका अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे गाया जाता है, आपका प्रातः काल में, मतलब, और दीपक राग आपका रात के समय गाया जाता है समर सीजन में, ठीक है। और इनके देखो ऐसे लिख लो इसको, ये भोर में हो गया आपका, हिंडोल राग हो गया आपका अर्ली मॉर्निंग, दीपक राग हो गया आपका नाइट। अब इनका यहाँ पे मैं इनका सीजन लिख देती हूँ, सीजन बाकी तो आपको पता चल ही गया। ये तो कभी भी, एनी। हिंडोल आपका जो है वो स्प्रिंग मतलब वसंत में, और दीपक राग आपका गर्मी में, समर्स में। 57 संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत 4 पूर्वोत्तर राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। आपको बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इनमें से वो नहीं है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स सारे याद होने चाहिए। मणिपुर वो नहीं है, तो करी किसके लिए गई थी? एक तो अरुणाचल प्रदेश के लिए, एक मेघालय के लिए, एक मिजोरम के लिए, और एक था आपका नागालैंड। डचों द्वारा खोले गए कारखाने, फैक्ट्रीज जो कि डचों ने खोली थी, उसको आपको मैच करना है उसके ईयर से। तो ए आंसर है पुलिकट में 1609, सूरत में 1616, चिंसुरा में 1653 और कोचीन में 1663। फ्रेस्को का मतलब क्या होता है? फ्रेस्को ये भित्ति चित्रकला की एक तकनीक है, म्यूरल पेंटिंग है, ठीक है। तो ये एक पेंटिंग स्टाइल है बेसिकली, ये हो जाएगा ना आंसर। ये जो इटली में जो पुनर्जागरण हुआ था, इटालियन रेनेसां जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड है। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार किस चार्टर से अलग किया गया था? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को किससे अलग किया गया था? तो 1853। इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, सारे पता होने चाहिए, इन सबके फीचर्स भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं जाके। इनमें से किसने इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, ये किसने लिखी है इनमें से? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये लिखी है आपकी बालराम नंदा ने। नाइनटीन 1976 में। मैचिंग कीजिए आप कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी और कौन सा स्टेट की है वो पर्टिकुलर कढ़ाई। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। कांठा आपकी जानते हैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की है, धरणिया आपकी गुजरात की होती है, गोटा पट्टी का काम होता है राजस्थान ही है, और शामिलामी आपकी मणिपुर की है। लार ग्रंथियां तथा अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाज, जो भोजन में मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज का उत्पादन करता है। ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से, वो है अमाइलेज। 1867 में किसने धन की निकासी के सिद्धांत को, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को सामने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरफ से खत्म कर रहा है, कंप्लीटली ड्रेन कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहा था जिसने भी कहा था, और ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 की बात हो रही है। इस अधिनियम ने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया था, और इससे क्रमशः परिषदें आई भी थी, अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इन सब ईयर्स में। आपको बताना है कौन सा सही है।
तो ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट एक्ट है, पढ़ना है आपको, सारे फीचर्स पता होने चाहिए वैसे तो। 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी संस्थापकों में लगभग कितने संस्थापक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे? उस टाइम पे जर्नलिस्ट बहुत होते थे, तो लगभग आपके 1/3 जो थे वो जर्नलिस्ट होते थे। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। तो ये कुछ विश्वविद्यालय दिए हुए हैं और ये कहां पे हैं ये पूछा है, तो पहला ही गलत है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हमारे मेरठ में है, ना कि इटावा। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। महात्मा गांधी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है। घाघरा का युद्ध किस राज्य में लड़ा गया था? कभी भी कोई बैटल आए तो कब लड़ा गया था, कहां लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था और कौन जीता था, इतना आपको पता होना चाहिए। तो बिहार में लड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, ठीक है, 1529 में। अब बताइए इसमें कौन जीता था? आपको मैच करने हैं न्यूज़पेपर उनके एडिटर्स के साथ, बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सुधारक के गोपाल गणेश अगरकर, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, गदर लाला हरदयाल। क्रोनोलॉजी में अरेंज करने हैं आपको ये इवेंट्स, देख लीजिए एक बार क्या क्या दिया हुआ है और फिर उनका ईयर अगर पता है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये वाले क्वेश्चन ईयर पता होने से ही आंसर बी हो जाएगा। आपको मैं ईयर्स बता देती हूँ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका था 1878 का। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी हुई थी 1883-84 के वक्त। ड्यूरैंड कमीशन 1893 और यंग हस्बैंड कमीशन टू तिब्बत, डायरेक्ट पूछ लेगा, कई बार ये पूछ लेगा ये कि यंग हस्बैंड कमीशन जो था किससे संबंधित था, कौन से देश से, तो तिब्बत से, 1904। अब ये भी पूछ सकता है कि वाइसरॉय कौन था इस टाइम पे, तो ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भारत में जो मेजर बुद्धिस्ट साइट है, बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, बताइए। सिरपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। आपका वज्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में, तो आंसर बी हो गया। बरहुट एमपी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण नहीं होता, बॉडी हमारी नहीं मैन्युफैक्चर करती है, कौन सा विटामिन है? तो इसमें से कोई नहीं है ऐसा। ह्यूमन बॉडी एक्चुअली जो है नहीं करती है मैन्युफैक्चर विटामिन नॉर्मली, लेकिन ये अपवाद हैं, ये एक्सेप्शंस हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसलिए आपको पता होने चाहिए सारे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसमें कहां से पास करती है, तो सिर्फ त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1487 में बॉर्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गया था, तब उस स्थान को केप ऑफ गुड होप कहते थे। कहां के नाविक थे ये बताना है आपको। ये पुर्तगाली नाविक थे। 2021 के आकलन की तुलना में वर्ष 2023 में किसके वन एवं वृक्ष आवरण में निम्नलिखित में से कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो ये फिगर याद रखिएगा, 1445.81 वर्ग किलोमीटर की जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर में वृद्धि हुई है 2021 के असेसमेंट के हिसाब से। गलत चुनिए। ये कुछ संगठन दिए हुए हैं, आपको बताना है इनका ईयर, स्थापना का वर्ष दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का 1967 है, यूएनडीपी का आपका 1965 है, नाटो का आपका 1949 है और आसियान 1967 है। तो ये गलत हो गया, तो आंसर आपका डी हो गया। कौन सा विद्रोह या आंदोलन 1857 के बाद हुआ था, ये पूछ रहा है। विद्रोह से रिलेटेड हमेशा बताया है, जगह याद रखना, ईयर याद रखना, लीडर का नाम याद रखना। तो ये जलियांगरोंग मूवमेंट हुआ था, ये तो बहुत बाद में हुआ था, बल्कि ये 1920s का मूवमेंट है मणिपुर का। प्रोटीनों का पाचन मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर?
तो ये कहां से शुरू होता है? स्टमक, अमाशय से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 27th, कौन सा जल प्रपात घटप्रभा नदी पर बना है? वाटरफॉल कौन सा घटप्रभा पे है, ये बताना है आपको। तो ये बना है आपका गोकाक। हुंड्रू आपका स्वर्ण रेखा पे है। ये चंबल पे है, चूलिया, चूलिया चंबल, सी सी दोनों। दूधसागर आपका मांडोवी पे है। दो कथन दिए हैं, असर्शन रीजन। अभिकथन कारण, लॉर्ड मिंटो ने चार्ल्स थियोफिलिस मेटकॉफ को महाराजा रंजीत सिंह के सिख दरबार में भेजा था। फ्रांस और रूस के बीच हुई एक संधि में लॉर्ड मिंटो ने अनुमान लगाया था कि इस संधि के बाद वे अपना रुख भारत की ओर कर सकते हैं। ही कैन मूव टुवर्ड्स इंडिया। बोथ आर करेक्ट और व्याख्या भी ठीक है। लॉर्ड मिंटो ने ये देखते हुए फ्रांस और रूस एक संधि में प्रवेश कर चुके हैं तो भारत की ओर आ सकते हैं, इनको इसलिए उनके दरबार में भेजा था। सब डिप्लोमेसी थी। भारतीय संविधान की एक विशेषता, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये फीचर हमने कौन से कंट्री से बोरो किया है? तो ये वीमर कॉन्स्टिट्यूशन है आपका जर्मनी का। बोरोड फीचर्स सारे रिवाइज्ड होने चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के व्यापगत के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आपको बताना है क्रोनोलॉजी में। यही क्वेश्चन आता है, सबसे फेमस क्वेश्चन यही है। देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। बी हो जाएगा आंसर। तो संभालपुर सबसे पहले सतारा, याद रखना, ठीक है, 1848। फिर आपका संभालपुर 1849। फिर आपका बागपत 1850। एक साल का अंतर है हार्डली, और इसमें 1852। ठीक है, तो बी हो जाएगा। डोलू कुनीथा किस दक्षिण राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? फोक डांस है, कहां का? सिंपली ये क्वेश्चन है। ये वन लाइनर्स क्वेश्चन कोशिश करने हैं, कोई गलत ना हो, ठीक है। कर्नाटका का है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ड्रम्स के ऊपर ये डांस होता है। और डोलू जो है जिसके नाम पे ये बना है, ये एक वाद्य यंत्र ही है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो भी पेड ग्रुप्स चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी आप इस पेज से प्राप्त कर सकते हैं। बैच नेम, डिटेल्स, फीस, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, और इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके और जानकारी ले सकते हैं। 32, सुगौली की संधि जो कि 1816 में हस्ताक्षरित की गई थी, किसके बीचों के संबंधों को दर्शाती है? ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में पूछ रहा है। अब तो देखते ही आंसर लगना चाहिए। एंग्लो नेपाल, ये इंडिया और नेपाल के संबंधों को दर्शाती थी। कौन सा सही है बोल रहा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, लिवर। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवटु ग्रंथि है। एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है। यकृत द्वारा पित्त का स्रावन किया जाता है, बाइल सिक्रीट करता है लिवर। बिल्कुल ठीक है तीनों। किस राज्य को 1818 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत सब्सिडरी अलायंस में शामिल नहीं किया गया था, एनेक्स नहीं किया गया था, ये बताना है। तो सिंधिया नहीं हुआ था एनेक्स, ठीक है। 1818 में, बाकी हुए थे। सिंधिया हुआ था लेकिन कौन से साल में हुआ था? ये उससे पहले ही हो चुका था, 1804 में। 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करता है? बॉर्डरिंग पॉलिटिकल मैप इंडिया का लीजिए, उसको अच्छे से रोज ऑब्जर्व कीजिए तो आपको पता सब चल जाएगा। ये इनमें से कोई नहीं है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये करते हैं म्यांमार को टच। फास्फोरस निम्नलिखित में इसके किसके लिए आवश्यक नहीं है? नॉट असेंशियल पूछ रहा है। पौधों के श्वसन के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, फसलों में पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो फसलों के पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए जरूरी नहीं है। ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए ये नहीं चाहिए, इसके लिए पोटेशियम चाहिए। 37, किस पुराण की रचना मिथिला क्षेत्र में की गई है? इनमें से कौन सा पुराण मिथिला में रचा गया था? तो आपका गरुड़ पुराण। अग्नि पुराण आपका था बंगाल में रचा गया। फिर ब्रह्म वैवर्त था आपका बंगाल सेम, और वामन पुराण था आपका कुरुक्षेत्र में। 38, कौन सी नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है? गंडक, कोसी, करनाली, शारदा। शारदा नदी है। 39, गवर्नर जनरल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेम क्वेश्चन हर टेस्ट में आ रहा है, एक क्वेश्चन।
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे ठगी प्रथा का दमन हुआ था, ठीक है ये। वॉरेन हेस्टिंग्स रोहिला युद्ध हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त था। लॉर्ड डलहौजी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई भी जो है गलत नहीं है आपका, ठीक है। 40 नवीनतम खनिज डेटा 2024 के हिसाब से कौन सा विकल्प सही है? मिनरल डेटा की बात हो रही है ये। तो आपको बताना है डेटा के अनुसार क्वार्ट्ज के उत्पादन में राजस्थान टॉप पे है और उड़ीसा जो है वहां पे निकल के भंडार सबसे ज्यादा पाए गए हैं, पहले स्थान पर है। बताइए, तो ये दोनों बातें ठीक हैं। तो आपका यहाँ पे क्वार्ट्ज प्रिपेयर हो गया और एक निकल प्रिपेयर हो गया। तो मेटल के हिसाब से कर लीजिए। गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। ये कितनी बार आ चुका टेस्ट में क्वेश्चन? तो सहारनपुर प्रदेश का उत्तरी जिला है, नदरन मोस्ट है डिस्ट्रिक्ट, ठीक बात है ये। सोनभद्र सदरन मोस्ट है, दक्षिणी, ठीक है। बलिया सबसे पूर्वी जिला है और शामली जो है वो सबसे पश्चिमी जिला है। तो ये सी गलत हो गया आपका। ये सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है, ना कि ललितपुर, ठीक है। बाकी सब ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में आपको बताना है कौन सा ठीक है। झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे और मैंग्रोव आवरण का पूरा टोटल एरिया पूछ रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट है, झाड़ी मैंग्रोव दोनों ही पूछता है कई बार, तो दोनों ठीक है। अब देखो करना क्या है कि अब सारे तो नहीं आप प्रिपेयर कर सकते हो, पर इंपॉर्टेंट वालों का हल्का सा फिगर दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। बुशेस और मैंग्रोव कवर। 43 फिर से अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया है, असर्शन रीजन वाला। 1680 में मुगल शासक औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति को खत्म करना चाहता था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ब्रिटिश इंडिया की खत्म करना चाहता था। ए सही है, आर गलत है। क्यों? 1680 की बात है। मुगल रूलर औरंगजेब ने जिजिया टैक्स लगाया था कंपनी में और वापसी में कंपनी को अलाउ कर दिया था कस्टम फ्री ट्रेड करने के लिए सूरत के अलावा। 44 कौन सा सही है? करेक्ट पूछ रहा है। 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ये पूछ रहा है। तो करेक्ट कौन सा है? करेक्ट कोई भी नहीं है इसमें से। बहुत ही फेमस डेट है ये तो। ये आपकी डेट है, इधर लिख देती हूँ इंग्लिश की तरफ, 13 दिसंबर 1946, इसको हटा लो, दिसंबर है ये। और ये पास हुआ था जनवरी 22 1947। इंपॉर्टेंट डेट है, अच्छे से पढ़ लो। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन के कारण बेसिकली होता है ये? हर टेस्ट में ये क्वेश्चन भी आ ही रहा है एक। आंसर नियासिन हो जाएगा। कौन सा विटामिन है ये? विटामिन B3। थायमिन कौन सा होता है? विटामिन B1, बेरी बेरी होता है इसकी कमी से। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, चिलियोसिस करके एक रोग है, वो होता है इसकी कमी से, ठीक है। सबके साइंटिफिक नेम और कौन सा रोग होता है आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने पार्थ पराक्रम व्यायोग पुस्तक, वेरी डिफिकल्ट, कोई नहीं, रचना की थी? बताइए। तो इसमें से प्रहलादन ने की थी रचना। फेमस ऑथर्स, फेमस बुक्स पूछ सकता है कई बार। 47 देखेंगे, कौन सी घटना वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में? फेवरेट क्वेश्चन है ये हर टेस्ट का और हर एग्जाम का भी। आपको बताना है सारा पढ़ के लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या हुआ था। तो बी है इसका आंसर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले अप्रोच क्या है, आपको लॉर्ड मेयो का शासनकाल पता होना चाहिए, वो था 1869 से 1872। तो कलकत्ता के जो ये हाई कोर्ट थे ये आए 1865 में, तो ये नहीं है इनका, है ना, फर्स्ट नहीं है। इस टाइम पे जॉन लॉरेंस थे वाइसरॉय। और सांख्यिकी सर्वेक्षण ये सब ये हुआ आपका मेयो के टाइम पे। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में एक पुरातात्विक स्थल चौपानी मांडो बहुत फेमस है, उत्खनन किया गया है? बताना है आपको। तो ये प्रयागराज में किया गया है, बेलान वैली जगह का नाम है। 49 देखेंगे, भारत में प्रमुख प्राक सैंधव स्थलों में प्री सैंधव साइट जो है उनकी मैचिंग करनी है आपको, कहां पे कौन सा था, यही क्वेश्चन आता है इन सब में से।
ए हो जाएगा। राजस्थान सोथी, पंजाब रोहिल, और आपका हरियाणा भिराना, और गुजरात है आपका कुंतासी। 50, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन जो है प्रयागराज जिले से शुरू किया गया था? तो आपका क्वेश्चन है पंडित राम नरेश त्रिपाठी के नेतृत्व में। ठीक है, 1913 की बात है ये। 51, कौन सा वाक्य सही है? करेक्ट पूछ रहा है। एसिटिलीन गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम मेटल का यूज किया जाता है, रस्ट फ्री आयरन बनाने के लिए। बैकेलाइट का निर्माण फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संघनन द्वारा किया जाता है, कंडेंसेशन जब होता है दोनों का। सही बताना है। सेकंड और थर्ड सही है, पहला क्यों गलत हुआ? अब बताइए, एसिटिलीन गैस कहाँ यूज होती है, कहाँ पढ़ा है आपने? यहाँ पे हाइड्रोजन यूज की जाती है, केमिस्ट्री का सवाल है ये। 52, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? फसल और उत्पादन में फर्स्ट रैंक तो कम से कम आपको थोड़ा देख के जाना पड़ेगा। तो हम भिंडी में देखेंगे कौन सा है टॉप पे, बिल्कुल ठीक है, गुजरात है। प्याज में महाराष्ट्र है, आलू यूपी, और स्पाइसेस मसालों में हमेशा ही एमपी होता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। 53, कौन सा कथन सही है? करेक्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ग्रीन पीस द्वारा प्रकाशित किया जाता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हो रही है। रेड डेटा बुक IUCN पब्लिश करता है, और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पब्लिश करता है। आंसर बी हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। पहला क्यों गलत हुआ? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच करता है, ना कि ग्रीन पीस। 54, कौन सा नहीं है सही? भौगोलिक संकेत मतलब GI टैग जो हैं, और वो GI टैग कौन से स्टेट के हैं? GI टैग बहुत पूछता है, लेटेस्ट वाले खासकर पता होने चाहिए, और जो फेमस हैं पुराने वो भी पूछ सकता है। तो सोजट मेहंदी कहाँ की है? राजस्थान की। मिंडोली केला है आपका, तो आंसर बी ही हो गया है, ये गलत है, ये गोवा का है। रतौल मैंगो आपका यूपी का है, बागपत का। और हाथी मिर्च, हाथी चिली, ये मणिपुर की है। तो आप ऐसे मन में सोच लीजिए, आप वहां जाएंगे तो मतलब राजस्थान जाओगे तो मेहंदी लगवाओगे, लड़कियां सोच सकती हैं ऐसा, और गोवा जाओगे तो ये वाला केला खाओगे, ऐसे याद कर सकते हो थोड़ा। 55, प्रोफेसर गणेशी लाल ने किस राज्य जो है वो किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं? देखिए, ये उड़ीसा के थे, अब नहीं है, आपको लेटेस्ट के हिसाब से देखना है। जब हमने क्वेश्चन फ्रेम किया था तो यही थे, पर अभी ये नहीं है, तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। अभी है हरिबाबू कंभापति, 3 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट वाला एक बार देख के जाना है, जो भी आपका लेटेस्ट करंट अफेयर हो, करंट अफेयर के क्वेश्चन उस हिसाब से करके जाने हैं आपको। ठीक। 56, कौन सा कथन सही है? स्वीडन यूरोपियन संघ के देशों में पहला देश है जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। स्वीडन सरकार ने 30 अक्टूबर 2014 को आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी थी। तो ये आपके दोनों ठीक हैं। भोपाल में हुई त्रासदी के बाद भारत सरकार ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आर्टिकल 253 के अंडर इन्होंने जो है जो ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी गैस जिम्मेदार थी और कब हुई थी। 58, पानीपत के तीनों युद्धों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया, बाबर जीत गया। सेकंड जो युद्ध हुआ वो 1556 में लड़ा गया, अकबर जीत गया। तीसरी लड़ाई जो हुई वो 1761 में हुई, अहमद शाह अब्दाली जीत गया। मैंने बताया ना, हर एक में आपको पता होना चाहिए कौन सा, तीनों सही है ये, किसके बीच में हुआ, कहां हुआ, कौन जीता, ये आपको पता होना चाहिए। 59, निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी स्टैब्लिश की गई है? कहां की गई है स्टैब्लिश? तो ये लखनऊ में की गई है, यूपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। 60, किस यात्री के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था और दास प्रथा का प्रचलन नहीं था? मैंने बताया था ना, यात्री जो जो कह के जाते थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था, तो वो मेगास्थनीज थे जिनके अकॉर्डिंग ऐसा था। 61, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस रामसर स्थल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? कौन सा रामसर साइट है जिसका हाईएस्ट एरिया है? तो समसपुर बर्ड सेंचुरी सबसे बड़ी है, याद रखिएगा, रायबरेली में पड़ती है ये। ठीक है, और
आप बताइए मुझे। ये चलिए, हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है? ये बिजनौर के पास पड़ता है, मेरठ से आगे थोड़ा जगह है। सरसाई नाहवर इटावा में है, और बखीरा आपकी संत कबीर नगर। 62, ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा मंडल आत्री ऋषि से संबंधित है? सेज आत्री से कौन सा संबंधित है? हर मंडल अलग अलग सेज से संबंधित होता है, तो ये 5वां है, ठीक। और अगर हम देखें चौथे मंडल की, तो ये वामदेव से संबंधित है। और छठा जो मंडल है वो आपका भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। और 8th मंडल आपका कण्व ऋषि। 63, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये जो रिसेंट ऐड हुए ना रामसर साइट, उनको पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व लेटेस्ट लिस्ट आपको दी गई है, आपको वो याद करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पक्का पूछेगा रामसर से, ठीक है। तो शालबाग जो है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक दे रखा है। तामपारा लेक आपका उड़ीसा में है, तो आंसर हो गया ना हमारा बी। यशवंत सागर एमपी, नंदा झील गोवा। 64, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा वृहद शिलालेख भारत से बाहर है? कौन सा लार्ज इंस्क्रिप्शन इंडिया में नहीं है? तो मनसेरा यहाँ पे नहीं है, मनसेरा आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। गिरनार आपका यही है गुजरात में, ढौली उड़ीसा में है, कालसी आपका देहरादून में है। ये फिर से हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो भी पेड बैचेस चला रहा है उनकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सारा बैच नेम डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 65, डब्ल्यूबीसी की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाला एक प्रकार का कैंसर कौन सा होता है? तो होता है ल्यूकीमिया, फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। कार्सिनोमा क्या होता है? दिमाग का कैंसर। सार्कोमा क्या होता है? मसल्स का कैंसर, मांसपेशियों का। और लिम्फोमा होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा का कैंसर। 66, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? ये कुछ जगहें दी हुई हैं और कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये पूछ रहा है आपसे। तो धौलावीरा कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में। आलमगीरपुर कहाँ पे है? ये है मेरठ में, हमने बताया आपको हमारे मेरठ में, ठीक है। बनावली है फतेहाबाद कहाँ पे? हरियाणा, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। 67, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनवाया था? इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स किसने बनवाए, किससे रिलेटेड थे, ये आपका ये सवाल हो गया। तो बलबन ने बनवाया था आपका दीवाने अर्ज, क्या होता था ये? सैन्य विभाग होता था। बंदगान कौन सा होता था आपका, किसने बनवाया था? FST फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने कोही MBT, बड़े फेमस हैं ये। दीवाने खैरात FST फिरोज शाह तुगलक। 68, थॉमसन सीडलेस किस फल की प्रमुख किस्म है, किसकी वैरायटी है ये? तो ये अंगूर की वैरायटी है, ग्रेप है ये इस किस्म का, ठीक है। जो किशमिश बनती है ना वो इसी अंगूर से बनती है। गलत चुनना है आपको 69th में। फल दिए हुए हैं और उनका टाइप पूछा हुआ है कि कौन सा किस टाइप का फल है। तो उष्ण कटिबंधीय फल है शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, हाँ जी बिल्कुल। उपोषण कटिबंध फल है आपका एवोकाडो, बड़ा फैंसी फल होता है ये, बहुत महंगा भी आता है, तो ये भी ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय फल है आपका आलू बुखारा, प्लम जिसको कहते हैं, तो आंसर आपका डी है क्योंकि ये सारे सही हैं। 70th देखेंगे, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर। विश्व के कुल कपास उत्पादन का 20% जो है वो इंडिया से ही प्रोड्यूस किया जाता है। कस्तूरी कॉटन अब तक का पहला ब्रांड है, फर्स्ट एवर ब्रांड। भारत का प्रमुख कपास विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कॉटन के रूप में ही जाना जाता है। क्या हो गया आंसर? तो इनकरेक्ट है बी, ये 25% कर लीजिए इसको। 71 देखिए, कौन सा सही है पूछ रहा है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपना 91st फाउंडेशन डे मनाया है। भारतीय वायुसेना ने के हाल ही में मनाए गए 91st स्थापना दिवस की थीम आप दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे, भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर, केपेबल एम्पावर्ड सेल्फ रिलायंट। बताइए, तो आंसर आपका डी हो जाएगा,
गलत हो गया ये, क्योंकि ये 92nd था स्थापना दिवस और थीम थी भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। भारत वायुसेना, तो थीम सही दी हुई है लेकिन यहीं पे गलती है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है। 72 कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। आयोडोफोम का उपयोग रोगाणुनाशक के यूज में होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में होता है। बोथ आर करेक्ट। 73 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया था, शॉर्टेस्ट पीरियड। आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए तभी आप बता पाओगे। तो आंसर इसका क्या है, इसका आंसर बी है, सारा पता होना चाहिए आपको। अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1628 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707। 74 गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया में किस मिश्रण का यूज किया जाता है, ये करा चुके हैं क्वेश्चन आपको पहले भी, हीलियम और ऑक्सीजन। 75 केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में आपको सही चुनना है, करेक्ट चुनना है। निर्मला सीतारमन ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से पूरे देश में सबका प्रयास के दृष्टिकोण के साथ 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। व्यय का अनुमान, एक्सपेंडिचर का अनुमान इतना है, जो कि वित्तीय वर्ष 23-24 के संशोधित अनुमान से 6.1% जो है वो ज्यादा है। बताएंगे कौन सा सही है। तो ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों ये देखना है, खासकर जो ये थीम है ना, यहाँ पे जो ये थीम दी हुई है, इसको एक बारी आप देख के जाइएगा। 76 सही चुनिए, करेक्ट ऑप्शन। जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। निकट दृष्टिकोण के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। फार साइटेडनेस के लिए कॉनकेव यूज होता है। आंसर करेक्ट पूछ रहा आपसे, पहला सही है। देखिए उल्टा दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस सही करता है फार साइटेडनेस को और मायोपिया के लिए कॉनकेव यूज होता है। तो ये इंटरचेंज कर लीजिए इसको आप। 77 आपको राजवंश और संस्थापक से मिलान करना है, डायनेस्टी और उनके फाउंडर्स। तो 77 में आप देख सकते हैं आंसर बी हो जाएगा आपका। कण्व राजवंश आपका वासुदेव, वकाटक विंध्य शक्ति, पल्लव राजवंश सिंहविष्णु और राष्ट्रकूट आपका दंती दुर्ग। आप ये क्वेश्चन पॉज करके फिर अपने मन में सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद हम आंसर साथ में करेंगे। 78 किस परिघटना का इंद्रधनुष के दिखाई देने से कोई संबंध नहीं है, इसमें से किस परिदर्शना का। तो विवर्तन का कोई, डिफ्रैक्शन का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, भाला फेंक, हैमर थ्रो, शॉटपुट, इन सब में खिलाड़ी वस्तु को अधिकतम दूरी में फेंकने के लिए वस्तु को कितने डिग्री के कोण पर फेंकता है, हाउ मेनी डिग्रीज द पर्सन हैज टू थ्रो एट एन एंगल ऑफ, कि वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे। तो ये हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। हम इसको पहले भी कर चुके हैं, 45 डिग्री पे थ्रो करना है। लॉन्ग जंप वाला किया था आपने, वो कितना था बताइए मुझे। अभिकथन कारण वाला बताना है आपको। जब हम धातु की छड़ के एक सिरे को हाथ से पकड़कर इसके दूसरे सिरे को आग में रखते हैं तो कुछ देर बाद छड़ का दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। When a rod is kept in fire. ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण केवल चालन विधि से होता है, कंडक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड्स में। सी सही हो गया आपका। जो ठोस के अणु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो इसलिए कंडक्शन से ही वो इधर उधर दौड़ेंगे। 81 विषम विकल्प, ऑड चुनना आपको, डायनेस्टी और उनकी राजधानियां। अब इसको पॉज कर लिया करो, सॉल्व कर लिया करो, तो जिससे हम साथ में सॉल्व कर लें। तो संगम आपका विजयनगर, सलुव विजयनगर, तुलुव विजयनगर, अरिवुडू था आपका पेनुकोंडा। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। 82 गलत चुनना आपको, इनकरेक्ट चुनना है। पशु और कंसर्न स्टेट मतलब कैटल कहाँ का है, फिर से सेम ही कीजिए आप। बरगुर गाय आपकी तमिलनाडु की है, मेहसाना भैंस आपकी गुजरात की है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी।
और घुंघरू भैंसा, घुंघरू सुअर बोर आपका पश्चिम बंगाल का है। बढ़िया नाम है, देखिए। 83। 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पे आपको अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से। टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। ए है मेघालय, अरुणाचल, बिहार। 84। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिंपल क्वेश्चन, वन लाइनर। उज्जैन के द्वारा, इंपॉर्टेंट। 85। 2011 के अंतिम जनसंख्या आंकड़ों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। फाइनल पॉपुलेशन फिगर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है, यूपी में दूसरी सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है, तमिलनाडु में तीसरी। टॉप 3 पूछ रहा है बेसिकली ये, तो ये सही है सारे। टॉप 3 आपको याद हो जाने चाहिए। 86 सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। नवीनतम खनिज डेटा, मिनरल डेटा के हिसाब से ओडिशा का जो रैंक है वो पहला है बॉक्साइट के उत्पादन में, 76.3%। लेटेस्ट मिनरल डेटा के हिसाब से झारखंड बॉक्साइट में दूसरे स्थान पे है, गुजरात तीसरे पे है। बॉक्साइट का पूछ रहा है ये, तो ये ठीक है सारे। 87। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी राज्य पिष्टपुर का शासक था? पिष्टपुर का रूलर पूछ रहा है कौन था, तो महेंद्रगिरी। 88। इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 90% से ऊपर वनावरण है? फॉरेस्ट कवर 90% से ऊपर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, लक्षद्वीप याद रखिएगा, ठीक है। ये 91.33% है। 89। क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ गया। ये ना इंग्लिश की तरफ गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आप गलती बहुत ज्यादा पकड़ के कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आपका मिसप्रिंट है ये, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो चलिए, ये जन्म दिया हुआ है कुछ संतों का, आपको इसे अरेंज करना है, तो ए लिख सकते हैं हम इसका। मलुकदास का जन्म 1574, गुरु घासीदास का 1756, गुरु नानक देव जी का 1469, नामदेव जी का 1270। 90। भारत वन राज्य रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। वृक्ष आवरण की बात हो रही है, अधिकतम कमी कहां पे दर्शाई गई है? रिडक्शन कर्नाटका में, और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि छत्तीसगढ़ में, वन आवरण में अधिकतम वृद्धि मिजोरम में, और मिजोरम में वन आवरण जो है कितने से हुआ है? 281.73 स्क्वायर किलोमीटर से। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इनकरेक्ट डी है। इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है 241.73 स्क्वायर किलोमीटर से, ये डेटा गलत है। आपको इन कथनों पे विचार करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरवरी में नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रीचिंग द लास्ट माइल। अब बताइए इसमें क्या हिंदी इंग्लिश है? देखिए जरा इधर, आप कमेंट कीजिए हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे सब, कि इसमें मैं क्या आपको हिंदी बताऊं, क्या आपको इंग्लिश बताऊं। आम बोलचाल की भाषा में तो हम टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं ना, बताइए आप। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे, मतलब आप बता सकते हैं। इस प्रकार का सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्व भर में लगभग 55 देश भाग ले रहे हैं। ठीक है ये बात दोनों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि ये कभी ये बड़ी सी आपसे ये पूछ लेगा नाम। 92। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एआरसी कमीशन जो था 1966 में गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता? तो ये मोरारजी देसाई की अध्यक्षता थी। फेमस क्वेश्चन है ये। 93 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद बिन खलीफा अल थानी, अब इसे ये पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, पूरा ही नाम है ये जनवरी में भारत की यात्रा के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो आपका डीपीआईआईटी है उसके साथ साझेदारी में नई दिल्ली में भारत कतर संयुक्त व्यापार मंच का वहां पे आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम को कतर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक मंडल के अध्यक्ष शेख खलीफा बिन जसीम अल थानी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य शेख हमद बिन फैज अल थानी ने भी संबोधित किया था। आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। इतने बड़े हैं तो कुछ भी ठीक हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये फरवरी की न्यूज है, 17-18 फरवरी को ये जो है विजिट करा था इन्होंने, और नई दिल्ली में 18 फरवरी 2025, ये फेब कर लो इसको,
यहाँ पे जो इंडिया कतर ज्वाइंट बिजनेस फोरम है उसके लिए ये आए थे। 94 निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1952 में स्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना के अंतर्गत नहीं आता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में नहीं था? तो ये सभी राज्यों के गवर्नर नहीं होते थे। इसमें क्या होते थे, ये प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन थे, कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होते थे, और चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर होते थे यूटीज के, और प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर होते थे, जो कि अब नीति आयोग है। 95 गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। भारत सरकार ने 1954 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1860 के सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई थी। कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो पता होना चाहिए आपको। तो 2015। नीति आयोग की प्लीज फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट करके बताइए, और अभी वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताइए कौन है। ये दो क्वेश्चन इससे और इंपॉर्टेंट है। 97 गलत चुनना है आपको। नमूना पंजीकरण प्रणाली आंकड़ा रिपोर्ट की बात हो रही है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा रिपोर्ट। सबसे ज्यादा बर्थ रेट कहाँ पे है, बिहार में, और सेकंड कहाँ पे है, यूपी में। अब हिंदी इंग्लिश सब छोड़ दो, सिर्फ बात सुनो जो पूछ रही हूँ। और थर्ड रैंक किसका है, एमपी का। तो कोई गलत नहीं है, और टॉप 3 आपके यहां से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए 98 राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किन 2 देशों में प्रचलन में है? कहां पे होता है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट पे? तो ये तो आपको पता ही होगा, कहां कहां होता है बताइए। इंडिया में होता है और यूएसए में, दोनों जगह ये प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है। देखेंगे एक जिला एक उत्पाद योजना। मैं आपको हर टेस्ट में बता रही हूँ कि ये आपको पूरा याद होना चाहिए, आपको मैचिंग करनी है, कीजिए। आंसर आपका ए हो जाएगा। ललितपुर की है आपकी जरी सिल्क साड़ी। सहारनपुर जाके आप वुड क्राफ्टिंग लेके आइए। बागपत से होम फर्निशिंग्स, और सुल्तानपुर से मूंज प्रोडक्ट। शतक लगता हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये एक्ट्स और उनके ईयर पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट एक्ट्स के ईयर पूछता है, वो बीच में डैश नहीं है, पर आप पढ़ सकते हैं एक बार। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। एपिडेमिक एक्ट आपका 1897 का है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है, बिल्कुल ठीक। और आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का है, ना कि 18 का। 101 यूपी बजट 2025-26 के संबंध में गलत बताना है, इनकरेक्ट। इसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर गोला बना लेना आपको एग्जाम में जाके। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97% है, फिस्कल डेफिसिट। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं, और 50 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी गोरखपुर में, उसके लिए है। आगरा में साइंस सिटी के लिए 50 करोड़ प्रस्तावित है। डी गलत हो गया आपका, साइंस सिटी आपकी 25 करोड़ में बनने वाली है। 102 कौन सा सही है? लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, ज्वाइंट सेशन की। लोकसभा का अध्यक्ष आर्टिकल 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बुला सकता है, ये बताना है आपको। पहला सही है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं भाई, है ना, स्पीकर थोड़ी बुलाते हैं। नॉट लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति 108 के तहत। 103 मैचिंग करनी है आपको, फसल और मेजर स्पीशीज, प्रजाति दी हुई है, आप देखिए बताइए। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आप देखिए, पैडी है आपका सांबा मसूरी, गेहूं है आपका कल्याण सोना, ओहो सॉरी, दोबारा कर लेते हैं इसको मैच। आपका पैडी हो गया सांभा मसूरी, वीट है कल्याण सोना, मेज है आपका पूसा अली, और पटेटो है आपका कुफरी अलंकार। बी हो जाएगा आंसर। 104 विषम विकल्प, ऑड ऑप्शन चुनना है आपको। तो ये स्थापना दिवस दिए हुए हैं, देखिए आप। मणिपुर का सब 1972, 21 जनवरी 1972, तो मणिपुर, त्रिपुरा, आपका मेघालय, ये ठीक है। मिजोरम गलत हो गया, तो मतलब मिजोरम का ये नहीं है, ये है आपका 20 फेब 1987। तो ये 3 तो आप याद रखिएगा, ये जो सेम डेट के हैं। 105 टमाटर में निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता, कौन सा एसिड नहीं होता टमाटर में?
टार्टरिक एसिड नहीं होता, ऑक्सैलिक होता है, सिट्रिक, एस्कॉर्बिक। ठीक है, ये तीनों एसिड आपको टमाटर में मिल जाएंगे। 106 भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? कौन से पार्ट में दिए हुए हैं? डीपीएसपी सिंपली ये पूछ रहा है आपसे, तो पार्ट 4 में दिए हुए हैं। पार्ट 1 संघ उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार। सारे पार्ट्स याद होने चाहिए। गलत विकल्प चुनिए, इनकरेक्ट ऑप्शन। ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा की बात हो रही है। शिशु मृत्यु दर, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहां पे? मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सेकंड पे है, और इसी के अनुसार असम और उड़ीसा जो है वो तीसरे पे हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे टॉप वाले आपसे ये पूछ रहा है, बताना है आपको कौन सा सही है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, आप इसको मार्क कीजिए। पूछ क्या रहा है? इन्फेंट मोर्टेलिटी के टॉप, तो ये सारे आपको ध्यान होने चाहिए। असम, उड़ीसा। 108 कौन सा विकल्प सही नहीं है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। पहाड़ियां दी हुई हैं, कहां वो स्थित हैं? मैप का क्वेश्चन मान लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन मान लीजिए, पर करना है आपको जरूर सही। ठीक है, जवादी हिल्स आपकी तमिलनाडु में है, शेवरॉय तमिलनाडु में है, पंचमलई तमिलनाडु में है, पालकोंडा कहां पे है? ये आंध्रा। 109 उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में आपको गलत बताना है, इनकरेक्ट बताना है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, बढ़िया योजना है, 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 100 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम में किए गए हैं, और 600 करोड़ रुपए प्राइम मिनिस्टर हायर एजुकेशन कैंपेन, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान में महाविद्यावंसनी राज्य विद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बताइए। डी गलत हो गया, ये आंकड़ा 50 करोड़ है। कुछ सतत विकास लक्ष्यों का आपको एसडीजी मैच करने हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, घूम फिर के हर टेस्ट में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। तो बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है? सी गलत हो गया। आपका गोल जो 3 है, गोल नंबर 3 है, अच्छा स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। ठीक है, और आपका जो ये है जेंडर इक्वालिटी, ये गोल 5 है। ठीक है, 111 उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संबंध में आपको गलत चुनना है, इनकरेक्ट चुनना है। फिर से, माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 666 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, और अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए। सारे ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो आवंटन होते हैं वो कई बार पूछता है। भारत में प्रवेश करने के बाद संकोश नदी किस किस के बीच में जो है सीमा बनाती है? संकोश रिवर नेचुरल बाउंड्री लाइन बनाती है असम और वेस्ट बंगाल के बीच में। 113 सही चुनना है आपको। नवीनतम खनिज डेटा 2024 के अनुसार भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अब तटीय क्षेत्र पहले स्थान पे है, मतलब ऑफशोर फील्ड पहले पे है। ठीक है, और माइका के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश पहले पे है। तो ये दोनों ठीक है। कौन सा सही है? सोडा वाटर की बोतल खोलने पे जो गैस निकलती है कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी, देखिए मैंने पूछा था आपसे ऊपर अभी, उसमें स्रावित गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मीथेन गैस के उत्पादन जो करते हैं वो धान के खेत करते हैं, नेचुरली पैडी फील्ड्स। तो आंसर बताना है आपको कौन सा सही है। तीनों सही है। ठीक, इसीलिए कहते हैं नहीं पीना चाहिए ज्यादा फिजी कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, अरेबियन सी में नहीं ड्रेन होती है? नर्मदा, वैतराणी, माही, पेरियार, कौन सी है? वैतरानी नहीं गिरती। वैतरानी जो है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। 116 हाल ही में चर्चा में रहे श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन के संबंध में आपको सही बताना है। अप्रैल 2024 में रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की शुरुआत यूपी वाराणसी में लम्ही गांव में महादीक्षा संस्कार से की गई है। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको। 117 कौन सा सही है पूछ रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नाम के प्रोटीन से भरपूर उड़द की दाल की नई वैरायटी जो है डेवलप करी है, ब्लैक ग्राम, जिससे दाल मखनी बनती है, साबुत उड़द। हाल ही में उत्तर प्रदेश बाल आयोग द्वारा कथित तौर पर अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए गए 95 बच्चों को बचाया गया। अभी भी देखिए ये काम होते रहते हैं। बोथ आर करेक्ट। एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण
द्वारा उत्तर प्रदेश के अनाधिकृत क्षेत्रों में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, कंप्लीट बैन लगा दिया गया है। आपको उसके बारे में बताना है। अगर उल्लंघन किया जाएगा तो 5,000 से 50,000 का फाइन लगेगा। और एनजीटी ने कंप्लीट बैन पास किया है राप्ती नदी के तटबंध पे अपशिष्ट डालने पे के कारण जो जल प्रदूषण से संबंधित याचिका है उसको पारित किया गया है। तो दोनों ठीक हैं। आप मुझे बताएंगे एनजीटी कब स्थापित हुआ था? 119। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स की स्थापना की गई है। एसएलसीआर का उद्देश्य सतत उपायों का उपयोग करके राज्य की वरुणा नदी का पुनरुद्धार करना है, रिवाइव करनी है वरुणा रिवर। ये भारत सरकार तथा डेनमार्क सरकार के बीच एक छोटी नदियों के पुनरुद्धार एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी द्विपक्षीय पहल है। बताइए, पहला दूसरा ठीक है। ये जो आपकी पहल है तो इसके अंदर कौन कौन शामिल है? अगर हम ये देखें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसमें, और आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और डेनमार्क है। मतलब 3 है, ये त्रिपक्षीय पहल है। 120 देखेंगे कौन सा कथन सही है, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण 25 फरवरी से 9 मार्च तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया था। फरवरी 2025 को भारत और मिस्र के विशेष बलों ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 3 नाम की एक्सरसाइज की थी, अभ्यास शुरू किया था। तो ये भी आपके सही हैं। 121 पाइजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट के बारे में आपको सही बताना। पुणे का कमांड अस्पताल दक्षिणी कमान सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है। एक्टिव पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट सिस्टम श्रवण बाधित रोगियों, प्रवाहिकीय हानि, ओरल एस्ट्रिया सहित मिश्रित श्रवण हानि और एक कान का बहरापन के लिए प्रत्यारोपित चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये एक जो बेसिकली ये एक इम्प्लांटेड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हियरिंग इंपेयर्ड पेशेंट्स के लिए। तो ये दोनों ठीक है आपके। 122 कौन सा सही है पूछ रहा है। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाई, सड़क, रेलवे एवं जल मार्ग जैसे विभिन्न परिवहन साधनों के माध्यम से जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए अंग परिवहन नामक संचालन शुरू किया है। ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शुरू किया है। 9 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में वर्ष 2024-25 से 28-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAU 2.0 को मंजूरी दी गई है। बताना है आपको। तो ये भी आपके दोनों ठीक हैं। 123 देखेंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में पूछ रहा है आपसे, कौन सा सही है। 9 अगस्त 2024 को ये संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति, ये आपका एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया। इस समिति में लोकसभा के 21, राज्यसभा के 10 मेंबर्स थे। और ये जो विधेयक है इसका उद्देश्य मौजूदा कानून की कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन तथा प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। आंसर बताएंगे आप, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 124 देखेंगे, चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत बताना है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना जो राजनीतिक दलों को गुप्त तरीके से चंदा प्राप्त करने की अनुमति देती है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। राजनीतिक दलों चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से मिलने वाला गुप्त वित्तीय सहयोग संविधान के अनुच्छेद 19(1) क्लॉज ए के तहत प्रदत्त मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। आर्टिकल 19 को ये वायलेट करती है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें भी आपके दोनों सही हो जाते हैं। 125 ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के संबंध में आपको बताना है। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए महोत्सव 4 से 9 जनवरी तक आयोजित किया गया। थीम थी बिल्डिंग एन इंक्लूसिव रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047 और इसका मोटो था गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, द विलेज ग्रोज द कंट्री ग्रोज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी को अहमदाबाद में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो ये भी सारे सही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं। ये कुछ पेड बैचेस की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी जिसमें एडमिशन आप ले सकते हैं।
पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इन नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिलहाल आपको अपने टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधिनियम 2005, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के संबंध में आपको इनकरेक्ट बताना है। तो अब आप देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने कार्यकारी बोर्ड के निर्णय 153/2022 और विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णय WHA 75 क्लॉज 9 2022 के माध्यम से वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम में संशोधन की प्रक्रिया जो है उसको सहमति दे दी गई है। इस प्रक्रिया का नेतृत्व WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम में संशोधन पर कार्य समूह WGIHR के माध्यम से किया जा रहा है। और इस संशोधन का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की और महामारी जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए तैयार रहना और उनसे निपटने में जो देशों की कैपेसिटी है उसको इंप्रूव करना। मतलब बेसिकली पैंडेमिक्स में अच्छा काम कर पाए WHO, इसलिए ये अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, ये ठीक है। 127 जून 2024 में निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स का शुभारंभ किया गया है? किसने स्टार्ट किया है निफ्टी इंडेक्स? तो ये किया है आपका NSE ने। अब आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप इनको कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देती हूं। इसमें से आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। इसका आंसर है आपका 53। क्रम में लगाने के लिए पूछेगा, गलत संख्या दी हुई है तो वो दी हुई है आपकी B, 85 गलत है। 130 में विषम ऑड चुनना है आपको, तो इसमें ऑड हो जाएगा आपका RTWZ। 131 में आपको डिक्शनरी में अरेंज करना है कि तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये आपका आएगा स्ट्रॉन्ग A। ये जो सेंटेंस दिया, फिगर्स दिए हुए हैं, इसमें ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 9 है, तो ऐसे 2 हैं। लैंडलॉर्ड शब्द से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? तो डेड नहीं बन सकता है क्योंकि ई नहीं है कहीं लैंडलॉर्ड में। पुस्तक, पृष्ठ, बुक, पेज, टेबल क्या हो जाएगा? तो टेबल हो जाएगा आपका ड्रॉर, दराज। इस कोड में स्ट्रगल 64 है, तो स्ट्रगल में 8 डिजिट है, 8 का स्क्वायर कर दो 64। स्मूथ में 6 डिजिट हैं, 6 का स्क्वायर कर दो 36। इन भारतीय नेताओं की जन्म तिथि को उनके माह के अनुसार आपको उनके मंथ के हिसाब से आपको लगाना है क्रोनोलॉजी में, तो आपको इनका बर्थडे पता होना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर और जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर, BR अम्बेडकर 14 अप्रैल। और अब जब ऐसे आए तो आपको ईयर भी पता होना चाहिए। ये 1889 है, ये 1869 है, BR अम्बेडकर 1891, पूरा ही लिख लीजिए। इंदिरा गांधी 19 नवंबर 1917। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। अब इसमें आपको कितने स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज कितने हैं ये पूछ रहा है ये, तो ये 9 है आपके। ब्रिलियंट का आपको वाटर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब बताना है, में कितने अक्षर सेम दिखेंगे अगर वाटर में देखेंगे इनको, तो 4 सेम दिखेंगे बिल्कुल। 139 में कौन सा शेष 3 से भिन्न है, कौन सा अलग है, ये बताना है आपको। भाई लूडो तो आप बैठ के अंदर खेलेंगे अपने कमरे में आराम से, बाकी तो बाहर अब तो मोबाइल्स पे खेल रहे हैं। खैर 140 कौन सा इसमें से अलग है, ऑड कौन सा है ये पूछ रहा है। तो बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, जेनीवा, ज्यूरिख और ल्यूजेन जो ये हैं, ये आपकी स्विट्जरलैंड में जगह है, स्विस सिटीज हैं। ठीक है, और बर्न जो है वो कैपिटल है, BERN होगा वैसे। ठीक है, राजधानी है, बाकी की शहरें हैं। तो ये हमारा रीजनिंग यहाँ पे पूरा हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे तो 60 प्रश्न दिए हुए हैं सामान्य हिंदी के, और पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये विलोम वाला है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असत्य की तलाश आपको करनी है। तो निसीम का दिया हुआ है विलोम ससीम, व्यष्टि का दिया है समष्टि, निर्वाक का दिया है मूक और दूषित का दिया हुआ है सिद्ध। अब आपको इसमें देखना है और बताना है। तो गलती कहाँ पर है? गलती है इसके ग वाले में, जहाँ दिया हुआ है निर्वाक का मूक। निर्वाक और मूक एक तरह से करीबी तो नहीं, लेकिन हाँ दूर का अगर देखा जाए तो समानार्थी है। इनका लगभग मतलब एक है, मतलब एकदम एक है ऐसा नहीं है। मौन जो रहे, जिसके अंदर वाणी का अभाव हो, बोल नहीं सक रहा है, मतलब या तो बोलने में मजबूर है, न बोलने में मजबूर है, और नहीं तो फिर बोलने की क्षमता ही नहीं है।
तो निर्वाक और मूक दोनों जो है वो समानार्थी एक तरह से हो जाएंगे, ये विलोम नहीं है कुल मिलाकर। मूक का वाचाल होता है, आप जानते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है, बाकी जितने हैं सही है। अगले को यहाँ पर ईप्सित का विलोम आपको बताना है। ईप्सित का मतलब चाहा हुआ, जिसकी मनोकामना या जिसकी कामना आपने की थी। तो इसका हमने पिछले वाले टेस्ट में भी देखा है, अनीप्सित होता है। अनीप्सित और लिखा कैसे जाएगा, तो यहाँ पर न पर बड़ी की मात्रा होगी, अनीप्सित यानी अनचाहा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अज्ञ का विलोम आपको बताना है। तो अज्ञ मतलब अज्ञानी, और इसकी विस्तृत व्याख्या पिछले टेस्ट में हुई है, काफ़ी कुछ पीछे बताया गया है, तो उसे आप एक बार देखेंगे तो एक क्रम से चलेगा। अब यहाँ पर देखें, अज्ञ का जो सर्वथा उपयुक्त विलोम है वो आपको देखना है। विज्ञ होगा, प्रज्ञ होगा, सर्वज्ञ हो गया, या फिर अनज्ञ होगा। विज्ञ जो है वो अज्ञ का सबसे उपयुक्त विलोम है। विज्ञ मतलब विद्वान, अज्ञ मतलब अज्ञानी। सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता है। प्रज्ञ का मतलब भी बुद्धिमान व्यक्ति से ही होता है, जिसकी प्रज्ञा शक्ति प्रखर हो, लेकिन विज्ञ जब दिया है तो हम उसी को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। यहाँ विलोम के लिहाज से जो युग्म अशुद्ध है उसको आपको पकड़ना है। आयात का दिया है निर्यात, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष और समाकलन का प्राकलन। इसमें गलती कहाँ पर? तो गलती अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो समाकलन और प्राकलन वाले में है। समाकलन का सही विलोम होता है अवकलन, प्राकलन नहीं होता है, ये गलत दिया है। बाकी जितने हैं वो ठीक। प्रश्न संख्या अगला, यहाँ थोड़ा सा वर्तनी का संशोधन कर लीजिएगा पहले, उसके बाद तब देखा जाएगा। यहाँ देखिएगा अमिश का लिखा हुआ है साम्यु, ये आमिष होना चाहिए था यहाँ पे, तो आमिष का लिखा हुआ है साम्यु, ठीक। इसके बाद आधार का आधेय लिखा है, यहाँ घ की जगह आप ध समझिएगा। विनत का लिखा हुआ है उद्धत, उद्धत, ठीक। और विपत्ति का लिखा हुआ है संपत्ति। अब इसमें आपको बताना है, इसमें गलती खोजनी है। गलती देखिए इसमें विलोम के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसी में है। आमिष और सामिष दोनों का मतलब होता है मांस से युक्त, और सामिव जैसा कोई शब्द होता नहीं है। तो आमिष और सामिष दोनों का मतलब क्या होता है? मांसाहार या मांस से युक्त, इसका विलोम हो जाएगा निरामिष। तो यहाँ पर होना चाहिए था निरामिष, जो कि नहीं दिया है, तो इसलिए ये गलत है। बाकी जितने हैं सही। आधार का आधेय हो जाएगा। आधार मतलब जो नीचे का आधार है, मतलब आधार आप जानते ही, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आधेय का मतलब होता है आधार देने वाला, ठीक। और विनत का उद्धत, विनम्र और उजट से तात्पर्य है। विपत्ति और संपत्ति जो है ये आपस में विलोम है ही है। संपत्ति का बताया था पिछले टेस्ट में कि खुशहाली मतलब होता है शाब्दिक 6वां। तो अवर का विलोम आपको बताना है, क्या होना चाहिए? लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ, ऐसे ही करके दिया हुआ है। और सही जवाब इस 6वें का हो जाएगा ख वाला, प्रवर, ठीक है। अवर का जो विलोम है वो प्रवर होगा। शुक्ल, शुक्ल मतलब होता है धवल, सफ़ेद रंग वाला। तो अब इसका विलोम आपको बताना है, क्या होना चाहिए? तो शुक्ल का जो सबसे उपयुक्त विलोम है वो कृष्ण होगा, ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वें को देखते हैं। घटाव का विलोम आपको बताना है। तो घटाव का होता है जोड़, घटाना और जोड़ना आराम से आप कर सकते हैं। इसका ना तो विग्रह होगा, ना योजक होगा, ना गुणज होगा। योजक मतलब होता है जोड़ने वाला। अगर यहीं पर योग लिखा होता तो वो भी सही होता, लेकिन ऐसा दिया नहीं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। ये अपने आप जूम हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पर 9वें प्रश्न में कहा गया कि विलोम युग्मों की जो गलत विलोम युग्म जो यहाँ दिए हुए हैं उसमें से गलत की पहचान आपको करनी है। नैसर्गिक का कृत्रिम है, आरोह का अवरोह है, तामसिक का सात्विक है, और समास का न्यून दिया हुआ है। बताएं इसमें से गलत कहाँ पर है? तो गलती अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसके अंतिम वाले विकल्प में दिखाई दे रही है। ये जो समास लिखा हुआ है इसका व्यास होता है, विलोम न्यून नहीं होता है। न्यून का तो अधिक होता है, ठीक। तो ये गलत दिया हुआ है, बाकी जितने हैं ठीक। प्रश्न संख्या 10, कौन सा गलत है बताइए? तो अक्षर का अक्षर दिया है, कुसुम का वज्र दिया है, रथी का मंडन दिया है, मानवता का नृशंसता दिया है। नृशंसा नहीं बल्कि नृशंसता। तो अब बताना है आपको इसमें से कौन सा गलत है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला या ग वाला हो जाएगा। रथी का विरथी होता है। रथी मतलब रथ पर सवार, विरथी मतलब रथ से विहीन। मंडन का खंडन होता है। मंडन मतलब होता है संस्तुति करना या प्रशंसा करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ से पर्यायवाची आरंभ होता है। किनारा का पर्याय नहीं है। किनारा का पर्याय जो नहीं है वो आपको चुनना है। बेला तट लिखा है, गाछ लिखा है, सिरा लिखा है और पुलिन लिखा है। तो बेला तट अगर देखा जाए, सिरा देखा जाए और पुलिन देखा जाए तो ये सभी किनारे के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन गाछ का मतलब क्या होता है? गाछ मतलब होता है पेड़ की डाली जो कि पत्तियों और कोपलों से लदी हुई हो। तो इसमें आप 11वें प्रश्न में किसको चुनेंगे? जो किनारे का पर्याय नहीं है वो ख वाला है आपका गाछ। तारकेश्वर, 12वें प्रश्न को देखिएगा। तारकेश्वर, तो तारकेश्वर पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। क्षपाकर का है, अहन का है, मोशक का है, पन्नग का है, किसका है?
ध्यान से देखें और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा छपाकर। कहा किसको जाता है? चंद्रमा के ये दोनों ही पर्यायवाची हैं, चाहे आप तारकेश्वर कहिए चाहे छपाकर कहिए। इसके बाद 13वें प्रश्न को देखते हैं। अभ्र का पर्यायवाची है, मतलब अभ्र जो है ये पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। आकाश का है, कूट का है, विधु का है या भृंग का है? तो अभ्र जो है ना ये आकाश का पर्यायवाची है। ठीक, आकाश का पर्यायवाची है, क को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। स्वर्ण पर्याय होगा, स्वर्ण जो है ये पर्याय होगा, किसका पर्याय होगा ये आपको बताना है। हाटक का होगा, हेम का होगा, हिरण्य का होगा या तीनों का होगा। तो स्वर्ण यानी सोना, और ये पर्याय किसका है ये आपको देखना है। तो 14वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका घ हो जाएगा। हाटक, हेम और हिरण्य ये तीनों स्वर्ण के ही पर्याय हैं, तो आराम से आप तीनों को चुन सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, सिंधुजा। जा मतलब होता है जन्मी, सिंधु मतलब समुद्र, तो समुद्र से जन्मी। कौन समुद्र से जन्मा है बताइए? भगवती जन्मी है यानी देवी, गंगा जन्मी है, लक्ष्मी जन्मी है या अंगुलीमाल का ये पर्यायवाची है? तो विकल्प काफ़ी आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से समुद्र के अंदर से उत्पन्न हुई थी। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्याल और पन्नग, व्याल और पन्नग ये दोनों शब्द, साथ में अहि भी दिया हुआ है, ये तीनों शब्द किस चीज़ के पर्याय है? तो सर्प के होते हैं, ये तो आप आराम से कर सकते हैं। व्याल, पन्नग और उरग कहा जाता है। उरग मतलब उर के सहारे रेंगने वाला, गमन करने वाला, अर्थात सर्प। बाकी अहि तो कहा ही जाता है, तो सर्प के ये सारे पर्यायवाची हैं। इसमें से न तो ये चमरी, चमरी अच्छा हिरण को कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल क वाला इसका सही है 16वें का। इसके बाद 17वें को देखते हैं। यहाँ पर द्विवितर्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ये किसका पर्याय है? ये शब्द जो है ये किसका पर्याय है ये आपको बताना है। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये असल में एक खास देवता का पर्यायवाची है, और यहाँ पर वो देवता का नाम सीधा नहीं दिया हुआ है, पर्याय शब्द के रूप में ही दिया हुआ है। तो चुनना है आपको। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? हेरंब हो जाएगा। यहाँ र के ऊपर एक अनुस्वार बिंदु रहेगा। हेरंब अर्थात गणेश जी। तो ये दोनों ही जो शब्द हैं द्विवितर्ज और हेरंब, ये दोनों ही गणेश जी के पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। प्रभूत का शाब्दिक अर्थ है। प्रभूत जो है इसका मतलब क्या होता है अगर आप जानते हैं तो आप आराम से चुन लेंगे। अमित दिया है, प्रचुर दिया है, अत्यंत दिया है, सभी दिया है। तो प्रभूत का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर सारा, प्रभूत मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो अब इसमें से आप देखें कि कौन सा आपको चुनना चाहिए। तो आप सही समझ रहे हैं, इसमें सारे ही जो हैं वो ढेर सारी चीज़ों के ही ओर इशारा करते हैं, और इसीलिए हम घ को चुनते हैं। ये सारे ही शब्द जो हैं ये प्रभूत के साथ मेल खाते हैं, अर्थात सभी आपस में पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। मयूख, ध्यान दीजिएगा ये मयूर नहीं है, ये शब्द है मयूख। तो मयूख का उचित अर्थ क्या है? मयूर, रश्मि, वांछा, मानसोक, बताइए। मयूख का शाब्दिक अर्थ होता है किरण, और वो भी कैसी किरण? सूर्य की किरण, चंद्रमा की नहीं। तब ऐसी परिस्थिति में हम चुनेंगे किसको? तो रश्मि। ठीक, रश्मि जो शब्द है ये आमतौर पर सूर्य की किरण के लिए ही इस्तेमाल होता है, और इसमें से हम ख का चयन करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 को देखें, ये अंतिम है पर्यायवाची की लिस्ट में। तो कमल का पर्यायवाची नहीं है। विबुध, कंज, सारंग, इंदिवर। अच्छा, ये सारंग शब्द जो है ना ये बहुत लोगों को भ्रम में डालता है कि ये किसका किसका पर्यायवाची है। बहुत सारे चीज़ों के पर्याय में ये दिखाई देता है। सारंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसके अंदर रंग हो, वो सभी जो है वो सारंग है। तो सारंग बहुत सारी चीज़ों का पर्याय होता है, यहाँ तक कि पानी का भी। पानी का कोई रंग नहीं होता है तो उसको भी सारंग कहा जाता है, बादलों को भी कहा जाता है, और बहुत सारे जीव जंतुओं का होता है। फिलहाल यहाँ सारंग जो है ये तो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ आप देखिए विबुध। ठीक है, हमें असल में ये बताना है ना कि कमल का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है। तो विबुध मतलब होता है देवता, ये कमल का पर्याय नहीं है। बाकी कंज, सारंग और इंदिवर ये तीनों ही कमल के पर्याय हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 21। अब यहाँ से तद्भव तत्सम शुरू होता है। गलत का चयन आपको करना है। लिखा हुआ है कीम और निम्ब, जोड़ा बनाया है, मतलब कीम जो है वो तद्भव है और निम्ब उसका तत्सम है, ऐसा दिया है। विसरने का विसरण दिया है, चख का स्वाद दिया है, और नीचे कहा गया है कि क और ख दोनों गलत है। बताइए। तो 21वां आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो घ वाला विकल्प है उसी को चुनने में बुद्धिमानी दिखाई देती है। क और ख दोनों ही गलत है। कीम नहीं बल्कि नीम का होता है निम्ब या निम्बा, और बिसरने का होता है यहाँ आप देख रहे हैं ये बिसरना और विसरण जो लिखा हुआ है ना ये दोनों ही गड़बड़ है यहाँ। बिसरना यानी विस्मरण होता है। ठीक, उसका जो तत्सम होगा संस्कृत रूप वो विस्मरण होता है।
तो यहाँ विसरण नहीं होगा, ये दोनों ही गलत दिए हैं और इसीलिए हम घ का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 22, सक्र एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आपको बताना है। सक्र, तो सक्र का तत्सम क्या होगा बताइए? शक्कर होगा, शर्करा होगा, शर्क होगा या शकर होगा? 22 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा ख वाला, शर्करा। सक्र का जो सही तद्भव है वो इसमें हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सही तत्सम जो है वो इसमें हो जाएगा शर्करा। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। तद्भव तत्सम, तत्सम तद्भव इसमें दिया हुआ है जोड़ा। जुबान का जिह्वा, सुई का सूचक, गांठ का ग्रंथि, अकाज का अकार्य। देखिए और बताइए। तो 23वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें से ख वाला होगा। हमें गलती तलाशनी है। तो सुई का सूची होता है, सूचक नहीं होता है, ये आप देखिए। ठीक। प्रश्न संख्या 24, कौन सा तद्भव है? 23वें प्रश्न का हमने देखा ख वाला विकल्प जो है वो गलत है, बाकी जितने हैं ठीक। प्रश्न संख्या 24, कौन सा तद्भव है इसमें से आपको पहचानना है। द्विवर लिखा है, पीपल लिखा है, क्षेत्र लिखा है और घट लिखा है। तो इसमें से तद्भव है आपका पीपल, इसका शुद्ध तत्सम होता है पिप्पल। ठीक, पिप्पल। बाकी द्विवर जो लिखा है इसका तद्भव होता है देवर, और क्षेत्र और घट आप जानते हैं, घट मतलब घड़ा। तो तत्सम इसमें जितने हैं सभी दिए हैं, ख वाला तद्भव है। इसके बाद प्रश्न संख्या 25, भ्रातृव्य, ये शब्द कैसा है, इसका अर्थ इत्यादि आपसे नहीं, बस ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का शब्द है। तो ये जो शब्द है ये तत्सम है, देख के ही मालूम हो रहा है। ये अर्ध तत्सम नहीं है, ये पूर्ण तत्सम है। प्रश्न संख्या 26 को देखें। खटवा, खटवा जो है ये तत्सम शब्द है, नीचे एक ऐसे यहाँ पे डैश रहेगा। ठीक, तो हलंत लगा दीजिएगा। खटवा, खटवा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपको बताना है। बताइए इसमें से क्या होगा। तो खाट होगा, खाट मतलब चारपाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 27, पुराना शब्द के लिए तत्सम होगा। पुराना जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसके लिए तत्सम आपको बताना है। क्या होना चाहिए? पुरातन होगा, पुराण होगा, दोनों होगा या इसमें से कोई नहीं होगा? प्रश्न संख्या 27, सही जवाब इसका ग हो जाएगा, दोनों ही ठीक है। हालांकि पुराने के लिए पुराण शब्द जो है वो ज़्यादा काम आता है, लेकिन पुरातन भी उसी से मिलता जुलता है। मतलब दोनों ही तत्सम शब्द हैं और दोनों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि आपको किसी एक को चुनना हो तो उसमें आप पुराण को चुनिएगा। यहाँ दोनों को चुनने का विकल्प था, इसलिए चुना जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 को देखिए। प्राघूर्ण लिखा हुआ है और प्राघूर्ण का आपको बताना है कि तद्भव क्या होता है। तो प्राघूर्ण का होता है पहुना। पहुना जो है एक मेहमान होते हैं, मतलब एक मेहमान नहीं, जो आदरणीय मेहमान होते हैं, खासतौर पे रिश्तेदारी में जो बहुत सम्मानित अतिथि होते हैं उनको पहुना कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। सरसप लिखा हुआ है, इसका तद्भव आपको बताना है, क्या होना चाहिए। तो सरसप का होता है सरसों। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं ना तो सर्प होगा ना शशक होगा, इसका क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को देखिए। तद्भव पहचानना है आपको। क्रोड लिखा है, किम लिखा है, आयस लिखा है और अर्ची लिखा हुआ है, आप देखिए और बताइए। और इसका ध्यान से अगर आप देखें तो आयसु जो शब्द है ये असल में तद्भव है। बाकी जितने हैं क्रोड, किम और अर्ची ये सारे ही तत्सम है। आयसु का शुद्ध तत्सम रूप होता है आदेश। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। अब यहाँ आपको बताना है कि ये जो शब्द है ये यहाँ से वर्तनी वाला शुरू हो रहा है, तो इसमें जो शब्द है दौर्बल्य लिखा हुआ है ना, इसकी वर्तनी कैसी होगी। ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध करके कैसे लिखेंगे। तो सही तरीका, सही शब्द हो जाएगा दौर्बल्य, ऐसे लिखा जाता है। और उड़नतुरा जो इसमें रेफ वाला है ना, उसका ध्यान दीजिएगा कि वो किस वर्ण के ऊपर लगेगा। ये लगेगा ब के ऊपर, ऐसे। ठीक। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी में दोष है ये आपको बताना है। पश्चात की, जाह्नवी की, भगवान की, ज्योत्सना की। ध्यान से देखें और बताएं। तो इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो अशुद्ध शब्द है वो घ वाला है। ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये आप भी जानते हैं। यहाँ जो दंत्य स लिखा हुआ है ना, ये पूरा बना दिया है, जबकि इसकी जगह पे होना चाहिए था आधा स, मतलब कुछ इस प्रकार से होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, आप जानते हैं इसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये घ वाला है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33, जो रिपीट हो चुके, रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं में, आयोग ही देता रहता है, वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि उन्हें सभी लोग सही करेंगे। तो यहाँ देखें 33वें को, यहाँ पूछ रहा है कि वर्तनी किसकी सही है। तो षट दर्शन लिखा है, अनापेक्षित लिखा है, किलिष्ट लिखा है और पर्यवसान लिखा है। बहुत ध्यान से इन शब्दों को देखिएगा। ये सारे ही शब्द लगभग अशुद्ध वर्तनी वाले हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ठीक होगा। कौन सा ठीक है बताइए। अब ये जो 33वां आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब इसमें से हो जाएगा घ वाला। ठीक,
ये ठीक लिखा हुआ है पर्यवसान। बाकी जितने शब्द हैं उनमें गड़बड़ है, जैसे कि षट दर्शन नहीं होता है, षट दर्शन होता है। अनपेक्षित होता है, अनापेक्षित नहीं होता, ठीक। और क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट माने कठिन, तो यहाँ क्लिष्ट लिखा हुआ है। बाकी सारी वर्तनी गड़बड़ है, सिर्फ घ वाले की सही। प्रश्न संख्या 34 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, बीच में डैश लगाया हुआ है, योजक चिन्ह लगाया हुआ है, मतलब दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने की ये प्रक्रिया होती है। लेकिन जोड़ने में पूरा ज्वाइंट मतलब संधि नहीं होती है, शब्द एक पास रख दिए जाते हैं और बीच में डैश लगा दिया जाता है ताकि वो आपस में संबद्ध रहे। तो गंगा जल लिखा है, बेबुनियाद लिखा है, चौघड़िया लिखा है और इतना सा लिखा है। अब इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो आपको चुनकर बताना है, बताइए। तो अब 34वां जो आप देख रहे हैं इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इतना सा जो लिखा हुआ है वही ठीक है, बाकी जितने हैं उनमें डैश नहीं लगेगा, ठीक है, बाकी में डैश नहीं लगेगा। गंगा जल बिना डैश लगाए आप लिखते हैं, मतलब सीधा सीधा लिखते हैं गंगा जल, कोई समस्या इसमें नहीं। बेबुनियाद में भी आप बीच में डैश नहीं लगाते हैं और चौघड़िया में भी बीच में डैश नहीं लगाते। तो घ को चुन लिया। इसके बाद चलते हैं 35वें की ओर। यहाँ शुद्ध रूप आपको तलाशना है, प्रतिस्पर्धा, वर्जी, दक्षिणगण, दक्षिगण असल में, और मुमूर्ष। तो शुद्ध कौन सा शब्द है बताइए, ध्यान से देखिए। 35वां सही जवाब क्या होगा, प्रतिस्पर्धा, ये ठीक लिखा हुआ है, बाकी जितने हैं वो सभी गलत हैं। यहाँ पर वर्जी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध कैसे लिखेंगे, वर्ज लिखेंगे या फिर वर्जित लिखेंगे, इसका जो सही शब्द है। दक्षिगण नहीं होता है बल्कि दक्षिण होता है, ठीक, या फिर दक्षगण आप लिख सकते हैं, इससे कई सारे शब्द बन सकते हैं, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है। और मुमूर्ष नहीं होता है, मुमूर्षु होता है या फिर मुमूर्षा होता है, मर जाने की इच्छा या मर जाने की इच्छा रखने वाला, दोनों के लिए अलग अलग मतलब इच्छा है तो उसको मुमूर्षा कहेंगे और जो व्यक्ति इसका इच्छुक है उसको कहेंगे मुमूर्षु। लेकिन लिखने का जो तरीका है वो गड़बड़। यहाँ पर म पर बड़े ऊ की मात्रा और जो मूर्धन्य श आपको दिखाई दे रहा है उस पर छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी। चलिए, तो इसमें से हमने ए को चुना जो कि सही दिया है, बाकी सारे गलत। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहाँ देखिएगा, शुद्ध शब्द आपको तलाशना है। पत्रावली लिखा है, आप्तवाक्य लिखा है, मैथिली लिखा हुआ है और कहा गया है कि क और ख दोनों ही सही हैं, ठीक है। यहाँ दोनों को चुनने का मतलब ये होगा कि वो दोनों सही हो जाएंगे। तो अब आप देखें और बताएं। देखिए 36वां जो है ना, इसका सही जवाब इसमें से डी हो जाएगा। क ख दोनों ठीक हैं, पत्रावली भी ठीक लिखा हुआ है और आप्तवाक्य जो है वो भी सही लिखा हुआ है, लेकिन मैथिली जो लिखा है ना ये गलत है। थ के साथ यहाँ छोटी ई की मात्रा होगी, यहाँ स्वर लोप संबंधी अशुद्धि है। मतलब छोटी ई क्या है, ये एक स्वर है। व्यंजन और स्वर आप वर्णमाला में देखते हैं ना, तो ई आ ई ये जो आप पढ़ते हैं ये सब स्वर होते हैं। तो छोटी ई बड़ी ई सब स्वर में आते हैं। अब छोटी की मात्रा ही आपने गायब कर दी तो शब्द तो अशुद्ध हो ही जाएगा, है ना। तो मैथिली होता है, थ पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए थी, नहीं दिया है फिलहाल। तो इसमें क ख दोनों सही है, अर्थात हमने डी को चुना। अच्छा, 37वें को देखिए, राज ऋषि। ये क्या किया है ना, संधि को जोड़ा, मतलब संधि किया है। राज और ऋषि दो शब्द हैं तो दोनों को जोड़ने का काम है, मतलब संधि हम कर रहे हैं। लेकिन संधि के नियमों का पालन यहाँ हो रहा है या नहीं, ये देखने की आवश्यकता है। फिलहाल ये शब्द गलत है, लेकिन गलती क्या है, तो यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं क्या गलती है, बताइए। व्यंजन की त्रुटि है, संधि का दोष है, समाज की नहीं बल्कि समास, यहाँ समझिएगा समास की गड़बड़ी है और स्वर मात्रा का गलत प्रयोग है। इसमें से आपको देखना है और बताना है। तो 37वां बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा इसका बी वाला, संधि का दोष। अब जरा सा कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कि राजर्षि जो लिखा हुआ है राजर्षि होता है असल में, ठीक, राजर्षि होता है। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ये छोटी की मात्रा और यहाँ पे ऐसे रेफ वाला रहा। तो इसमें बताइएगा कौन सी संधि हुई है, मतलब राज और ऋषि दोनों शब्दों को जोड़ने में ये अर्र हो गया है, तो अर्र वाला जो उच्चारण है वो कौन सी संधि में आता है, संधि का नाम आपको बताना है। फिलहाल संधि का दोष। इसके बाद देखें अगले वाले को, यहाँ वाक्य वर्तनी दोष वाला है, मतलब दो वाक्य दिए हुए हैं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य ठीक है, दोनों ठीक है, कोई एक ठीक है, क्या स्थिति। तो कहा गया कि वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, वह बीच की दो चार कड़ियां गाती है। ये जलेबी जैसे जो क्वेश्चन है कभी कभी आयोग भी देता है और अब तो अक्सर देने लगा है। लच्छेदार प्रश्नों की तादाद बढ़ती जा रही है, फिर चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस। तो यहाँ 38वें प्रश्न को ध्यान से देखें, बताएं इसमें कौन सा वाक्य सही है। यहाँ शुद्ध की तलाश करनी है या फिर दोनों गलत है, ये भी एक विकल्प दिया हुआ है। तो अब इसे अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, मतलब केवल दूसरा वाक्य जो है वही शुद्ध है। ये दोनों वाक्य एक साथ सही नहीं हो सकते। मतलब गीत जो है ना उसमें लड़ियाँ और कड़ियाँ का अगर प्रश्न आएगा तो लड़ियाँ गीत में नहीं होती हैं, गीत में कड़ियाँ होती हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर वह ये लिखा हुआ है ना, वह बीच की 2-4 कड़ियाँ गाती है, यही सही है। कभी भी आप गीत में लड़ी नहीं सुनते हैं। माला की लड़ी हो सकती है, फूलों की लड़ी हो सकती है, लेकिन गीतों की लड़ी नहीं होती है, गीतों की कड़ी होती है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला वाक्य है वही सही है, और इसीलिए हम ख को चुनते हैं कि बी वाला वाक्य या दूसरे नंबर का वाक्य ठीक है, पहला गलत। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है शुद्ध वाक्य बताना है आपको। एक ही वाक्य को 25 तरह से लिख देगा और आपको उलझाने का प्रयास करेगा। जैसे यहाँ दिया है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप तो पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमा यानी बहुत महत्वपूर्ण बात। आप शायद पटना वासी हैं, मतलब आदमी को घनचक्कर करने का ये तरीका होता है कि कई तरह से एक ही चीज़ को पूछिए। अब बताइए इसमें पूछने का जो शुद्ध तरीका है वो कौन सा है? किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि आप पटना वासी हैं, लेकिन पटना वासी हैं, अब ये लिखने का इसका सही तरीका कौन सा होगा? यहाँ व्याकरण के नियम का पालन करना है। तो देखिए और बताइए 39वें का हमें सही जवाब कौन सा चुनना चाहिए। देखिए 39वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, आप तो पटना के रहने वाले हैं। ठीक, अब इसमें जितने तरह से वाक्य दिए हुए हैं ध्यान से देखें। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप तो पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, और अनावश्यक रूप से इन्वर्टेड कॉमा हर जगह नहीं लगाते हैं, यहाँ लगा दिया है, आप शायद पटना वासी हैं। यहाँ प्रश्न पूछने का भाव नहीं है, निहायत ही साधारण वाक्य है। किसी भी वाक्य को ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ख को चुनते हैं जो कि सर्वथा शुद्ध है। क्यों चुन रहे हैं हम, क्यों बाकियों को छोड़ रहे हैं? जैसे अब इसको हमने क्यों छोड़ दिया, इसको क्यों नहीं चुन लिया? ख हमारा उत्तर क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी वाक्य को तब तक हम इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक रूप में नहीं देखेंगे या नहीं बनाने का प्रयास करेंगे जब तक प्रश्नवाचक बनाने का कोई संकेतन वहां पर न हो। तो यहाँ प्रश्नवाचक बनेगा वाक्य, इसका कोई संकेत दूर दूर तक हमें नहीं दिखाई देता है, तो हम प्रश्नवाचक वाले जो मतलब प्रश्न के रूप में पूछे गए जो वाक्य हैं उनको नहीं चुनेंगे। हम साधारण वाक्य की तलाश पहले करेंगे, और साधारण वाक्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा उलझने वाला अवश्य है, लेकिन इसमें जो शुद्ध इसका हल है वही आपको बताया जा रहा है। प्रश्न संख्या 40। अब यहाँ भी एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से लिखा है। अब इसमें विराम चिन्हों का हेर फेर है, मतलब जो क्वामा लगा है उसको अगर आप सही जगह लगाएंगे तो काम ठीक रहेगा, गलत जगह लगा दीजिएगा। क्वामा ही नहीं, कोई भी विराम चिन्ह अगर आप गलत जगह इस्तेमाल करिएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा। रुकिए मत, क्वामा जाइए, रुकिए मत जाइए। ठीक है, रुकिए मत जाइए, रुकिए मत जाइए। अब ये अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है, मतलब 3 ही शब्द हैं इसमें, रुकिए मत जाइए, यही 3 शब्द हैं, लेकिन बीच में क्वामा लगाने से इनको पढ़ने का टोन बदल गया है। अब इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध तो देखिए सारे ही हैं, मतलब कुछ को छोड़ दिया जाए। जैसे ध्यान से देखिए, रुकिए मत जाइए, ठीक, ध्यान से देखिए, रुकिए मत जाइए। बस यहाँ पर होना क्या चाहिए था ना, ये जो खड़ी पाई लग गई है इसकी जगह यहाँ पे ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है उसका प्रयोग होना चाहिए था। फिलहाल यहाँ नहीं लगा हुआ है। उसके बाद रुकिए क्वामा मत जाइए, ये भी ठीक है। सबसे अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है। रुकिए मत जाइए, ये वाक्य गलत है। रुकिए मत जाइए, ये भी ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है ना वो अंत में लगाएं या शुरुआत में लगाएं, अब ये पढ़ने की टोन पे यहाँ निर्भर करता है, लेकिन हमें चुनना है किसी एक को। तो इसमें से सर्वथा शुद्ध कौन सा है? देखने में तो सभी ठीक दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसे सामान्य हमारे सामने ये सारे वाक्य आएंगे तो सभी ठीक कह दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ हमें एग्जैक्ट सही बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका जो सही जवाब है, ये 40वां आप देख रहे हैं, इसका जो सही जवाब है वो इसमें क होना चाहिए, रुकिए मत जाइए। ये सबसे ज़्यादा सही तरीके से लिखा गया है, इसी को हम चुनेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। यहाँ पर आ गया विशेषण विशेष्य। पतन का पतित दिया है, वेद का वैदिक दिया है, न्याय का न्यायिक दिया है, और पृथुल का प्रथा दिया हुआ है। बताइए इसमें से गलती कहाँ पर है? तो प्रश्न संख्या 41 सही जवाब इसका ख हो जाएगा। वेद और वैदिक दिया हुआ है, यही गड़बड़ है। ठीक, वैदिक पहले होगा, वेद बाद में होगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य का युग्म बताने के लिए कहा जा रहा है, न कि विशेष्य विशेषण। तो बाकी जितने हैं उनमें देखिए, प्रश्न संख्या 41 जो है ना, इसमें थोड़ा सा यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, और इसे सही कर लीजिए। इसमें आपको विशेषण विशेष्य युग्मों में से जो सही है उसकी पहचान करनी है। ठीक है, मतलब यहाँ क्रम, यहाँ गलत की जगह पे आप सही समझिएगा, और तब देखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें कि विशेषण पहले दिया है और विशेष्य बाद में दिया है। ठीक, अब इस हिसाब से इसको ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो पतन और पतित दिया है, देख रहे हैं इसे, पतन और पतित दिया है, तो पतन जो है ये क्या होगा? विशेष्य होगा, संज्ञा है,
और पतित क्या हो जाएगा? पतन से बनने वाला विशेषण। तो यहाँ विशेष्य विशेषण का संबंध है, तो ये नहीं होगा। वेद और वैदिक दिया है। वेद जो है ये विशेष्य है और वेद से ही बना हुआ है वैदिक, जो कि विशेषण है। तो ये भी विशेष्य और विशेषण का संबंध है, ये भी विशेषण विशेष्य वाला तो है नहीं, मतलब इसमें क्रम उल्टा दिया हुआ है, तो ये गलत है। और न्याय और न्यायिक को देखिएगा, तो न्याय जो शब्द है ये भी आपका विशेष्य है, और न्यायिक जो शब्द है अर्थात न्याय करने वाला, तो वो भी क्या है? विशेष्य ही है। तो ये विशेष्य विशेष्य का संबंध है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमें चाहिए विशेषण विशेष्य के संबंध वाला, तो इसमें से आपका डी हो जाएगा। पृथुल और प्रथा, यहाँ पे प्रथा होगा। ठीक, प्रथा आपका विशेष्य है और पृथुल उसी से बना हुआ विशेषण है। तो विशेषण विशेष्य का संबंध आपके घ वाले में है, और इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पूछा जाना चाहिए कि सही कौन सा है, तो सही आपका एकमात्र डी वाला है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। यहाँ पर विशेषण विशेष्य युग्मों में से आपको गलत की तलाश करनी है, बहुत ध्यान से इसे देखिएगा। निद्रालु का दिया हुआ है निद्रा, प्राण का दिया हुआ है प्राणद, ठीक है, और प्राच्य का दिया हुआ है प्राची, साथ में नैष्ठिक का दिया हुआ है निष्ठा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से अगर देखें, इसमें आपको देखकर बताना है गलती कहाँ पर है। निद्रालु का निद्रा, प्राण का प्राणद, प्राच्य का प्राची और नैष्ठिक का निष्ठा। इसमें ध्यान दीजिएगा, विशेषण पहले रहना चाहिए और विशेष्य बाद में रहना चाहिए। और बहुत ध्यान से देखें, करेक्ट आंसर इसका गलत की तलाश करनी है, ख वाला हो जाएगा। प्राण जो है वो विशेष्य है, प्राणद उसी से बनने वाला विशेषण है, तो यहाँ ये विशेष्य विशेषण का संबंध है, न कि विशेषण विशेष्य का, इसीलिए ये गलत है और हमें गलत चाहिए था, बाकी सारे सही। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं, कौन सा विशेषण नहीं है इसमें से? लघु, लंबा, सुंदर और ललिता। तो ललिता जो है ये एक नाम है, स्त्रीलिंग है, संज्ञा है, ये आपका विशेषण नहीं होगा, बाकी जितने हैं वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक, तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, कौन से विशेष्य नहीं है? सात, उमा, तुम और कस्तूरी। इसमें आप देखें और बताएं। तो सात जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। तुम को अगर आप देख रहे हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण तब होगा जब कहीं पर किसी की विशेषता बताएगा। स्वतंत्र रूप से तुम क्या है? एक सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है, तो वो विशेषण नहीं है। इसमें विशेषण एकमात्र यही है, और जो विशेष्य नहीं है अर्थात विशेषण है उसी का चयन हमको करना है, तो इसका ए वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला, सूखा और गीला। सूखा और गीला शब्द कैसे विशेषण है? बताइए, सूखा और गीला शब्द कैसे विशेषण है? 45 करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ग हो जाएगा। सूखा, गीला, लंबा, छोटा, मोटा, ये सब गुणवाचक विशेषण में आते हैं, तो इसका ग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं, धीरे धीरे और जल्दी जल्दी। कहते हैं ना धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी जल्दी आ गया, तो ये दोनों कैसे युग्म है, मतलब किस प्रकार के युग्म है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये धीरे धीरे हो रहा है या कि जल्दी जल्दी हो रहा है, ये धारणा हमारे दिमाग में होती है, मतलब एक रीति चली आ रही है कि अच्छा ये जल्दी जल्दी है और ये धीरे धीरे है, मतलब इसका जो मानक तय करने का काम है वो मनुष्य का है, परंपरा में ये होता है, तो इसीलिए इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ख हो जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण है, और इसीलिए इसमें से रीति के तहत इसका काम हो रहा है, तो ये रीतिवाचक में आएंगे। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं, गुरु शब्द विशेषण की अवस्थाएं आप जानते हैं ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो पहचानने के लिए आता है। अब यहाँ पर गुरु शब्द जो है इसकी उत्तरावस्था आपको बतानी है, बताइए। तो उत्तरावस्था में क्या होता है? तर लगता है, और उत्तमावस्था में अंत में तम आता है। आमतौर पर हमेशा ऐसा हो यह आवश्यक नहीं है, सामान्य पहचान इसकी हम लोग तर और तम से करते हैं, लेकिन सही पहचान ये है कि जब तुलना हो ही नहीं रही है, मतलब एक स्वतंत्र चीज़, मतलब एक चीज़ की केवल बात हो रही है, उसी के गुण या उसकी बुराई के बारे में वर्णन हो रहा है, तो वो मूलावस्था है। और अगर किसी से कंपैरिजन चल रहा है, किसी से तुलना हो रही है, तो वो उत्तरावस्था है, और तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बता दिया गया है तो वो उत्तमावस्था है। यही तरीका होता है। फिलहाल यहाँ देखिए, तो गुरु का जो उत्तरावस्था वाला रूप है वो क्या होगा? वो हो जाएगा गुरुतर। ठीक है, उत्तमा अगर पूछा होता तो गुरुतम को चुनते, लेकिन ऐसा नहीं है, ए को चुनेंगे। प्रश्न संख्या 48 में कहा गया कि दंगों में बहुत लोग घायल हुए। अब आपको बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो यहां विशेषण सामान्य दिखाई दे रहा है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक है कि परिमाणवाचक है, बताइए। पहचानना इसमें बहुत आसान है। दंगों में बहुत लोग घायल हुए, लेकिन कितने घायल हुए ये आपको पता नहीं है।
और लोगों का आप परिमाण नापते हैं कि गिनती करते हैं? यहाँ भ्रम में डालने का आपको प्रश्न में इसलिए प्रयास किया जा रहा है ताकि आप सही जवाब ढूंढने का कौशल विकसित कर सकें। देखिए 48 जो है ना, इसका सही जवाब इसमें से क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। इसमें जो विशेषण इस्तेमाल हुआ है वो शब्द है बहुत। और बहुत क्या है यहाँ पर? चूंकि लोगों की संख्या की ओर इशारा कर रहा है तो गिनती हो सकती है, लेकिन गिनती करके हमें मालूम एग्जैक्ट नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये संख्यावाचक है। प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है बताइए? तो 49वें प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका जो सही जवाब है वो इसमें से ख होना चाहिए, अभ्यासी। ठीक, ख को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 50, संघात शब्द है। संघात जो शब्द आप देख रहे हैं ये कैसा शब्द है? तो ये जो शब्द है ये विशेष्य है। संघात ना विशेष्य है। ठीक, अब 51वें प्रश्न को देखिएगा। यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला मामला शुरू होता है। महीने के दो पक्षों में से एक महीना जो है उसमें दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। तो अब आप चुनेंगे किसको? अब यहाँ देखिए, अगर महीने के पक्षों की बात होती तो उसके लिए पखवाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पखवाड़ा हम लोग कहते हैं ऐसे तद्भव रूप में, बाकी पक्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ पक्षों के बारे में कहा जा रहा है तो किसी एक पक्ष का नाम दे दिया है तो उसको आप चुन लीजिए। ठीक, तो यहाँ कृष्ण पक्ष हो जाएगा। इसका जो सी वाला विकल्प है उसको हम चुन लेंगे। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। धर्मादा। धर्मादा का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? तो धर्मादा एक ऐसा व्यक्ति होता है ना जिसका मन धर्म से हट गया है, लेकिन वो धर्म की माला जप रहा है, दूसरों को दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो निहायत ही धार्मिक है। धर्मांध ऐसे लोग होते हैं, धर्म में उनका कोई विश्वास नहीं होता है, सिर्फ वो अपनी मान्यता को बल देते हैं। तो प्रश्न संख्या 52 जो है इसका आप देखें कौन सा उत्तर होना चाहिए। देखिए इसका हो जाएगा ख वाला। धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाला नहीं, बल्कि यहाँ होना चाहिए, ध्यान से देखिए, दृढ़ आस्था रखने वाला तो धार्मिक होता है, ये यहाँ नहीं होगा, इसका ग हो जाएगा। धर्म से विमुख मनुष्य, धर्मादा। ठीक है, आपने क्या इसका अर्थ पढ़ा है इससे नहीं फर्क पड़ता है, सही अर्थ जान लीजिए। धर्मादा मतलब होता है धर्म का झूठा झंडा लेकर चलने वाला, यानी पाखंडी। तो ये धर्म से विमुख व्यक्ति होता है। यहाँ अगर आप ये देखें वाक्य में कि धर्म का दिखावा करने वाला, तो उसको भी आप चुन सकते हैं। अच्छा, प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाला, इसको क्या कहा जाएगा? दुराग्रही कहेंगे, अत्याचारी कहेंगे। यहाँ ठामचारी लिखा हुआ है और व्यसनी लिखा हुआ है, बताइए इसमें से क्या होगा? ये ठामचारी नहीं है, वामाचारी है। ठीक है, वामाचारी यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, वामाचारी। अब बताइए, तो यही इसका सही जवाब होगा। ग वाले में वामाचारी समझिएगा और यही इसका सही उत्तर होगा। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले को वामाचारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। ऐषणा। ऐषणा का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा, सांसारिक भोग की इच्छा, धन की इच्छा, बताइए। तो 54 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ग हो जाएगा, सांसारिक भोग की इच्छा। सांसारिक भोग विलास की इच्छा है तो उसको हम कहेंगे ऐषणा। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। सब कुछ पाने वाला। सब कुछ पाने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताना है। तो सर्वमुखी होगा, सर्वाहारी होगा, सर्वलब्ध होगा या सर्वलोलुप होगा, इसमें से कौन सा होगा? 55 करेक्ट आंसर इसका ग हो जाएगा, सर्वलब्ध। जिसके पास सब कुछ आ गया है वो सर्वलब्ध है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। अज्ञ और अनभिज्ञ। अब यहाँ ये एक सामान्य आपसे समझ का प्रश्न पूछा गया है, दोनों में कोई अंतर है? अगर आपने पिछले टेस्ट देखे हैं तो आप आराम से कर लेंगे। अज्ञ और अनभिज्ञ में कोई फर्क है? तो हाँ, अज्ञ और अनभिज्ञ में कोई फर्क, अगर बारीक अंतर देखा जाए तो दोनों में अंतर है। अज्ञ का मतलब होता है एकदम से जो जानकार ना हो, अर्थात निरा मूर्ख। और अनभिज्ञ का मतलब होता है जो आंशिक रूप से कुछ चीज़ों के बारे में जानता हो, किसी खास विषय की उसे जानकारी ना हो। जैसे हम ये कहते हैं कि इस विषय के या इस मामले के बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ, इस मामले से या इस विषय से मैं अनभिज्ञ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन उस खास विषय के बारे में, उस खास मामले के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो अनभिज्ञ वो वाली स्थिति होती है। और अज्ञ का मतलब होता है निहायत ही अज्ञानी, जिसके पास कोई भी ज्ञान ना हो। तो बारीक अंतर है और इसीलिए हम हाँ को चुनेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। हालांकि दोनों का मतलब अनजान से हम लोग लेते हैं, और जब विलोम लिखने की बात आती है तो उसमें दोनों को एक साथ लगा देते हैं कि भाई आप अभिज्ञ या विज्ञ के लिए विलोम हो जाएंगे, तो वहां पर काम करेगा। लेकिन अगर बारीक अंतर पूछेगा तो दोनों में अंतर होता है। अच्छा, 57 को देखते हैं। दिव्य चक्षु का मतलब क्या होता है? तो दिव्य चक्षु का मतलब होता है प्रज्ञा चक्षु। ठीक, प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या? जो ज्ञान रूपी नेत्रों से देखता हो। अब ये व्यक्ति जो है ये जन्मांध भी हो सकता है। जन्मांध जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जैसे सूरदास,
उनको प्रज्ञा चक्षु कहा जा सकता है, जो कि अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से सब कुछ देखने में सक्षम थे, भले ही उनकी सामान्य जो आंखें होती हैं वो नहीं थी। तो इन्हें प्रज्ञा चक्षु भी कहा जाता है, दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं, ठीक। तो इसमें से बी वाला जो विकल्प है उसको चुनेंगे। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया पूरे जीवन वृत्त को समग्र रूप से क्या कहा जाता है, बताइए। तो जीवन वृत्त जो पूरा होता है उसको चरित कहा जाता है, श्री रामचरितमानस, ठीक। भगवान राम का पूरा जीवन वृत्त उसमें आ जाता है, जितने उनके पूरे जीवन के क्रियाकलाप थे, घटनाएं थी, वो सब उसमें समाहित हो जाती हैं। तो इसीलिए 58 का हम चुनेंगे बी वाला, चरित। ध्यान दीजिएगा ये चरित्र नहीं है, चरित है, त रहेगा, त्र नहीं। इसके बाद 59 देखिए, अपराहन और पूर्वाहन में कंफ्यूज मत होइएगा। अपराहन का मतलब क्या होता है? तो अपराहन का मतलब ध्यान से देखिए, अपराहन का मतलब क्या होता है? दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच का समय, उसको कहा जाता है अपराहन। और पूर्वाहन किसको कहते हैं? रात का जो 12 होता है उसके बाद से लेकर दोपहर के 12 के बीच का समय। तो अब यहाँ चुनेंगे किसको? यहाँ चुनेंगे बी वाले को, दोपहर बाद, ठीक। बी को चुनेंगे और इसलिए ख या बी जो है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ शंख के समान ऐठी ग्रीवा जो है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहेंगे कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव यहाँ पर होना चाहिए, क रहेगा। कम्बु मतलब होता है शंख और ग्रीव मतलब गर्दन, तो शंख के समान ऐठन वाली गर्दन। यहाँ तक हमने इस मॉक को हल किया है और ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।